नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोहित कौशिक। हरियाणा सरकार लगातार गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ एक्शन लेती हुई नजर आ रही है और इस एक्शन के कारण कहीं ना कहीं अब हड़कंप मच चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं तो लाखों जो लोग हैं जो बेरोजगार हो सकते हैं, साथ ही लाखों बच्चे जिनका भविष्य अब डर में अटका हुआ है। इस बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद नेहरा जी, जिनसे जानेंगे कि किस तरीके से अब जो सरकार एक्शन ले रही है उसके ऊपर वो क्या कहेंगे, क्योंकि एजुकेशनिस्ट है और साथ ही कई जो मुद्दे हैं उस पर वो ज्ञान रखते हैं। क्या कुछ उनकी बातें रहेंगी और क्या कुछ वो कहते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदेश। सर, लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अगर बात करें, हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी खुद इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और साफ तौर से उन्होंने कह दिया है कि अब एक्शन जो है वो होगा। इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से डांडा साहब के बयान आप लोगों ने दिखाए कि भाई एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यकीनन वो कानूनी रूप से ठीक कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए, लेकिन क्रियान्वित रूप से फील्ड में उतरकर जब वो देखते हैं तो मैं समझता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता है। लाखों बच्चे आज ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं जिन स्कूलों को वो गैर मान्यता प्राप्त कह रहे हैं, और ऐसे गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में बच्चे कहाँ से आए? या इसका मतलब ये हुआ कि समाज ने तो उन स्कूलों को मान्यता दे रखी है, तभी तो समाज से बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और वो गैर मान्यता प्राप्त तथाकथित गैर मान्यता प्राप्त स्कूल पढ़ा भी वही चीज रहे हैं जो वो मान्यता वाले पढ़ा रहे हैं, या बल्कि मुझसे अच्छा पढ़ा रहे हैं जो उनके सरकारी स्कूल पढ़ा रहे हैं। इसी वजह से यही मेन कारण है कि जनता का जो झुकाव है वो उन स्कूलों की तरफ ज्यादा है, ना कि सरकारी स्कूलों की तरफ। और तो उनको फील्ड में उतर कर ये देखना होगा शिक्षा मंत्री जी को कि अगर इन स्कूलों को बंद कर दिया जाता है तो इसमें जो लाखों बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे। अगर मैं शहरों की बात करूं, गुड़गांव में हम बैठे, मैं गुड़गांव की बात करूं तो सरकारी स्कूल पहले से ओवर क्राउडेड है, दो दो शिफ्टों में चल रहे हैं, उनमें भी टीचर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग के नाम पर जर्जर बिल्डिंगें खड़ी हुई है, और उसके बावजूद भी टीचर नहीं है। 1.5 लाख टीचर्स की वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। तो कहाँ से आप बच्चों का भविष्य सुधारने की बात कर रहे हैं? आप बच्चों का भविष्य तब सुधारना चाहेंगे कि भाई साहब हमारे पास सरकारी स्कूलों में सारी फैसिलिटी उपलब्ध है, सही टीचर उपलब्ध है, सारे के सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध है। अभी आप देख रहे होंगे महीना पूरा गुजर गया है, अभी 1.5 से 2 लाख बच्चों को किताबें नहीं मिली थी सरकारी स्कूलों में। तो अब क्या मतलब कैसे करना चाह रहे हैं मुझे पता नहीं। आप देना भी नहीं चाह रहे, आप जो दे रहे हैं उससे आप काम करवाना भी नहीं चाह रहे, उसको कहते तालाबंद कर देते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है, इसको काम को प्रैक्टिकल तौर पर संभव नहीं है। तो इनको समझना होगा, हो सकता है उनको कहीं से इंफॉर्मेशन गलत मिल रही हो या अधिकारी उनको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो ये संभव नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर हो सकता है ऐसा संभव हो कि सरकारी स्कूल खाली पड़े हैं, टीचर्स वहाँ उपलब्ध है, बिल्डिंग उपलब्ध है, और 2-4 स्कूल वहाँ चल रहे हैं जिनके बच्चों को वहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है। बाकी पूरे हरियाणा में, या मैं खास तौर पर कहूँगा किसी भी शहरों में खास तौर पर ऐसा संभव नहीं है। सर, गुरुग्राम में ही कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चे जो थे वो परीक्षा दे रहे थे या कई बच्चे जो थे पढ़ रहे थे और एकदम से वहां पर डीओ ऑफिस की तरफ से छापा पड़ता है और स्कूल को ताला बंद कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसमें ये गलती नहीं मानते कि सबसे पहले तो सरकार वहां गलत है जिन्होंने उस स्कूलों को इतने साल चलने दिया, साथ ही वो लोग भी गलत हैं जिन्होंने इसके जो स्कूल हैं वो खोले हैं और उसके बाद मान्यता उस पर नहीं ली। तो कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों साइड से जो है वो गलती हुई है और जो भविष्य है वो बच्चों का धर्म में अटक गया है। देखिए कौशिक जी, 2-3 चीजें होती हैं कि एक तो व्यक्ति वो है जो बिजनेस के तौर पर स्कूल को खोल रखा है, जिसने बहुत बड़ा बिजनेस बनाने के लिए 10-10, 12-12, 15-15, या मैं कहूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर ब्रांचें खोल रखी है। एक स्कूल वो है जो बच्चा शिक्षित हो गया है, पढ़ा लिखा हो गया, रोजगार की तलाश करता है, रोजगार नहीं मिलता, और एक समय आता बच्चे को, मैं आपको बताता हूँ हमारे हिंदुस्तान का प्रत्येक युवा, कोई युवा ऐसा नहीं होगा जिसने पढ़ते हुए ट्यूशन ना पढ़ाया हो। कोई युवा ऐसा नहीं होता, और जो जो युवा ऐसा होता है वो ऐसे स्कूल खोलता नहीं है, क्योंकि तो उसके वो धनाढ़ परिवार से पहले से होता है। तो जो गरीब का बच्चा होता है वो पढ़ते हुए ट्यूशन पढ़ाना शुरू करता है, उससे सीखता है कि मैंने पढ़ाना है। फिर जब कोई भी उसके पास रोजगार नहीं बचता है तो वो इस तरफ झुकता है, वो अपना स्कूल खोलता है, और उसको एक समाज को
गति देने की भी उसकी भावना होती है कि जो बच्चे गलियों में घूम रहे हैं, जो सरकारी स्कूल को भी 2-4-6 किलोमीटर दूर है, वहां जाता नहीं। एक 6 साल का बच्चा, आप मुझे बताइए, क्या 6 किलोमीटर पैदल जाएगा? नहीं जा सकता। उसका पेरेंट्स क्या सोचता है, मेरी पड़ोस में 200-300-500 मीटर में अगर कोई मेरा स्कूल खुला हुआ है किसी का, तो मैं वहां पर 500 रुपए दे करके उसको वहां पढ़ा लूंगा, सरकारी स्कूल में भेजने की बजाय। और उसी का वो भी फायदा लेता है कि उसको एक तो रोजगार मिल जाता है, और वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों तक नहीं पहुंच पा रहे, उनको मुख्य धारा में शामिल करने का काम करता है। तो उसके लिए दो सेटिस्फेक्शन है, एक रोजगार मिल गया, एक उसको शिक्षा, देश को आगे बढ़ाने का काम मिल गया, शिक्षा देने का काम मिल गया। शिक्षा के देने के काम को हम नोबल काम कहते हैं, नोबल काम है ना, नोबल जॉब इसको कहा जाता है। और यहाँ पर हम उन पर बंद करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, एक दो चीजें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है कि बच्चे की सुरक्षा बिल्कुल होनी चाहिए, बच्चे को शिक्षा पूरी तरह से मिलनी चाहिए, उसका मानसिक विकास अच्छी प्रकार से होना चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ जमीन के मोहताज है? अगर मेरे पास 4 एकड़ जमीन होगी तो ही उसका मानसिक विकास होगा? अगर मेरे पास 4 एकड़ जमीन होगी तो ही मेरा विकास होगा, मैं पढ़ाई अच्छी से कर पाऊंगा? क्या मेरे पास जमीन 4 एकड़ होगी तो ही मेरे बच्चे अच्छी से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, तभी उनकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो एक एक कमरे में जो 4-4, 5-5, 10-10 लोग रह करके जो पढ़ गए हैं, जो साइंटिस्ट बन गए हैं, वो कभी नहीं बन पाते। सर माइंड की डेवलपमेंट के लिए जगह का कोई लेना देना नहीं है। सर एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरीके की भारत की जो तरीका जिस तरीके से भारत में है, जब कोई बच्चा पढ़ता है, शिक्षा ग्रहण करता है, तो आज भी एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, लेकिन बच्चे अधिकतर नौकरी की तरफ जो है वो जाते हैं, नौकरी की तरफ बढ़ते हैं। जब वो अपना सीवी लेके, रिज्यूम लेके जब नौकरी करने जाते हैं, और उसमें सबसे पहले स्कूल, एजुकेशन, ये सब देखी जाती है। अगर जो नौकरी दे रहा है वो देखे कि ये तो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है, तो कहीं ना कहीं उस पर उस चीज का असर पड़ेगा या नहीं? पहली बात मैं आपको बताता हूँ, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है सरकार के द्वारा, कि सरकार से हमने कोई मान्यता नहीं ली है कि हम स्कूल चलाते हैं। पढ़ाई हम भी वही कराते हैं जो दूसरे मान्यता प्राप्त स्कूल या सरकारी स्कूल कराते हैं। वही किताबें हैं, वही सिलेबस एनसीईआरटी का, वही सब कुछ वही का वही है। दूसरी बात, सरकार ने बोर्ड बना रखे हैं, सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, आईबी बोर्ड है। ये 10वीं तक आते आते, 10वीं क्लास में आते आते उनका परीक्षण करते हैं कि ये 11वीं में जाने लायक है कि नहीं है। जब वो परीक्षण वो पास कर लेता है, तो फिर बच क्या गया कि वो चाहे गैर मान्यता से आया हो, चाहे मान्यता से आया हो, चाहे सरकारी से आया हो, चाहे प्राइवेट से आया हो, वो किसी भी क्षेत्र से क्यों ना आया, उसने घर बैठकर पढ़ाई क्यों ना की हो, जब वो उस मानक को पार कर लेता है, जो सरकार ने जो मापदंड तैयार किए हैं उसमें 11वीं क्लास में प्रमोट करने के लिए, उनको पार कर रहा है, वो टेस्ट दे करके आ रहा है, फिर उसमें मान्यता और गैर मान्यता का क्या लेना रह गया? आप कौन सी मार्कशीट पर लिखा आता कि ये स्कूल का बच्चा है? बोर्ड का नाम आता है, हरियाणा बोर्ड है जी, सीबीएसई बोर्ड है जी, आईसीएसई बोर्ड है जी, आईबी बोर्ड है जी। बताइए मुझे कौन सी बोर्ड, कौन सी मार्कशीट पर लिखा होता है? सर भले ही मार्कशीट पर ना लिखा हो, पर कहीं ना कहीं जब बच्चा जाता है अपने सीवी में उस स्कूल का नाम जरूर मेंशन करता है। सर मैंने पिछले साल, अगर मान लीजिए ड्यू से पढ़ा है तो उसका मेंशन करता है, क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी भी एक चीज होती है, तो उस तरीके कौशिक जी, मैंने पिछले साल गुड़गांव में ही एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें यूपीएससी क्रैक करने वाले या यूपीएससी में अच्छे नंबर लेने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया था। मैं हैरान था वहां देख करके कि ज्यादातर बच्चे जिनको सम्मानित किया जा रहा था, जो यूपीएससी क्रैक करके आए थे, उनकी शुरुआती एजुकेशन ऐसे ही स्कूलों से हुई थी, ऐसे ही स्कूलों से हुई थी जिनकी मान्यता ही नहीं थी, जो उनके अड़ोस पड़ोस में थे उनसे शुरू हुई थी। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसे स्कूल खोले गए थे, उन पर एक्शन हुआ था, और आज भी वही हो रहा है। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है ये कि ये बहुत बड़ा जुर्म है। हम कोई शराब नहीं बेच रहे, कोई तो नशा नहीं बेच रहे, कोई कुछ नहीं बेच रहे, और स्कूल वालों के खिलाफ फिर इस तरह की भाषा का अगर कोई इस्तेमाल करे, जब मैं मीडिया में भी देखता हूँ, मीडिया को भी उसका मैं दोषी ठहराता हूँ कि मीडिया भी बोलो जी चोर हैं या इस तरह के हैं। कुछ बड़े स्कूल हो सकते हैं, जैसे अभी एक मुद्दा उठा था, आपने सुना होगा और मीडिया में आप तो संबंधित हैं उससे, तो बोला जी किताबों का बहुत बड़ा स्कैंडल है, किताबें कई कई हजार रुपए की। सर हम 500 तो रुपए फीस लेते हैं, हम कई हजार की किताबें नहीं लगाते। जो कई हजार की किताबें लगाने वाले लोग हैं ना, वहां जाकर के तो मैं
सीधा चैलेंज कर रहा हूँ, वहां जाकर के उनका नाम नहीं लेते लोग, वहां से चुपचाप खरीद लाते और बाहर निकल के वीडियो बनाते, ये सारे स्कूल वाले चोर हैं। और उसका असर किस पर पड़ता है? इन बेचारे छोटे स्कूलों पर। उनका तो नाम ले नहीं सकते क्योंकि उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उनके साथ ठीक नहीं होगा अगर वहां पे ऐसा किया गया तो। ऐसे ही मीडिया वाला भी करता है और ऐसे ही सरकार भी कर रही है, ऐसे ही कर रही है। उनका नाम लो ना उसका। कौन से स्कूल ने ऐसा किया कि कई हजार की किताबें लगाई है जो नहीं लगनी चाहिए थी? बताइए मुझे। और वो सिर्फ किताबों पे, वो 5,000 6,000 की किताबों की बात करते हैं, वो स्कूल वाला लाखों रुपए ले रहा है, उसका नाम नहीं लेते क्योंकि लाख रुपए तो वो दे क्या 5,000 किताब का क्या कहेगा? वहां सर 2425 रुपए 75 पैसे है ना, तो 2425 रुपए 75 पैसे का चेक दे के आते, 75 पैसे का डिस्काउंट नहीं मांगते। और बाहर निकल के गाड़ी में बैठ करके रील बनाते, स्कूल वाले चोर है, कोई इन स्कूलों में मत जाओ। अपने बच्चे की भर आया, दूसरे लोगों को प्रभावित करता है कि आप वहां पे मत जाइए। क्यों नहीं जाइए? क्योंकि वो चाहते नहीं कि गरीब का बच्चा पढ़े। कुछ ऐसे लोगों का आप नाम बता सकते हैं कि कौन है? नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों का नाम लेना बेकार है, मत लीजिए, किसी का भी नाम लेना बेकार है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई आपके लेकिन संज्ञान ज्यादातर बड़े, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, ज्यादातर बड़े स्कूलों के साथ ऐसा है। और सबसे बड़ी बात, जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़, वो टीचर पढ़ा रहा है, पता कीजिए ना वो उसका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। जी। आप पता करें, आप मीडिया से पूछिए उनसे सबसे जाके कहाँ पढ़ रहा है उसका बच्चा, या उसकी एजुकेशन पढ़ चुका है तो कहाँ से हुई है, पता करो ना। सर कुछ ऐसे नाम आप हमें बताएंगे जिससे हम जाके पूछ सकें, क्योंकि देखिए आपने कहा कि वो नाम लेने से कतराते हैं, पर कहीं ना कहीं नाम लेने से आप भी कतरा रहे हैं। मैं कतरा नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों का नाम लेना नहीं चाहता, मैं कतरा नहीं रहा हूँ, मैं नाम खुलेआम ले सकता हूँ क्योंकि मेरा कुछ बिगड़ना थोड़ी है, लेकिन मैं ऐसे लोगों का नाम लेना नहीं चाहता। वो सबको मालूम है, वो सब वो धनाटे कौन से, और वो सही पूछो तो बड़े बड़े नेताओं के हैं, इसलिए नाम नहीं लिए जाते। जी। आप बताओ किसका नाम लोगो, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई कुछ है, कोई मंत्री है, कोई बहुत बड़ा है, अब बताओ ना मुझे कितनी बार किसका नाम लिया जाता है। अंबानी ने भी स्कूल खोला हुआ है ना, गोयन का भी स्कूल खोला, सब स्कूल ही तो हैं, और सबकी फीसें आप पता करो। सिर्फ गरीब के दिमाग में ये बात डालनी है कि एजुकेशन पर खर्चा नहीं करना, नहीं तो तुम पढ़ जाओगे, और पढ़ गए तो फिर मजदूर कहाँ से आएंगे, घरों में काम पोछा वाले कहाँ से आएंगे, घरों में काम करने वाले असिस्टेंट कहाँ से आएंगे, गाड़ी साफ करने वाला आदमी कहाँ से आएगा अगर पढ़ गया तो ये धनाटे लोगों की बहुत पुरानी चाल है, अब लोग समझ चुके, अब नहीं इस बस में आने वाले। सर ये बात आपने कही कि गरीबों के दिमाग में अगर ये बातें आ जाती हैं, पर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो लोग नहीं पढ़े लिखे वो ही अपने बच्चों को गैर मान्यता प्राप्त स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं? क्योंकि जो आज व्यक्ति पढ़ा हुआ है वो उसकी एक बार रिसर्च करता है, उसके बारे में जानता है, तो वो उन ना कम पढ़े लिखे लोगों के लिए कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा। ये कहना गलत है कि कम, जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनके बच्चे इनमें पढ़ रहे हैं। ये कह सकते हो जो कम इनकम लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बड़े स्कूलों में भेज नहीं सकते। उनकी चाह भी ये है कि बहुत बड़े स्कूलों में वो भेजें, क्योंकि बड़े स्कूलों में बेशक से पढ़ाई वही होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आता है। वो क्या डिफरेंस आता है? लोकेलिटी का। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ। मेरे एक दोस्त है, अच्छी फैमिली से, अच्छा परिवार था, अमिटी यूनिवर्सिटी से एमबीए किया, पढ़ने में एकदम नालायक, नाम नहीं लूंगा उनका भी, पढ़ने में एकदम नालायक, किसी काम के नहीं, बावजूद उसके पैसा वैसा जो भी खर्च किया, वो अमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिट हो गए। अमिटी यूनिवर्सिटी से एमबीए करके घर बैठ गए। सारे जो दोस्त पढ़ने लिखने वाले लोग जो उसके क्लासमेट थे, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में एचआर लेवल पे, अच्छे लेवल पे बैठे, वो घर बैठा हुआ है। अब क्या करे, काम नहीं है, शादी भी कर दी, लड़की भी एमबीए आ गई। कुछ दिन बाद प्रेशर बढ़ा तो ससुर ने बोला भाई कुछ काम ही कर लो। लास्ट में उस लेडीज ने, जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने आइडिया सुझाया, अभी तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं मिट्टी से पढ़े हुए, कहाँ हैं? बोले जो तो सारे हैं, बढ़िया बढ़िया पोजीशन पे, बोलो कॉन्टेक्ट में है। बोला है, तो क्या किया, सबको फोन लगाया, कहाँ हो जी, मैं इस कंपनी में हूँ जी, मैं इसमें हूँ जी, मैं इसमें हूँ जी, सबका पता किया, एक गेट टुगेदर करी, और उस दिन कहा भाई मैं मैन पावर सप्लाई का काम करना चाहता हूँ। बोला हाँ जी बिल्कुल। बोला आप मदद करोगे? बोला बिल्कुल करूंगा। उन्होंने, उन सब ने उनकी मदद की, और वो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उसकी अपनी कंपनी उन सबसे बड़ी है, तो क्या किसका फायदा हुआ? उस लोकेलिटी का, जिसके साथ वो बैठा, उसका फ्रेंड सर्कल का। अगर वही किसी सरकारी इंस्टीट्यूट से कर रहा होता तो उसके ये दोस्त इतने नहीं होते, वो खुद ही बेचारे कहीं असिस्टेंट का काम कर रहे होते, वो उसको मदद नहीं कर पाते।
नहीं कर पाते तो वो बैठा रह जाता, वो भी कहीं नौकरी कर रहा होता, क्योंकि इतना टाइम बैठने का वक्त नहीं था। तो अच्छे स्कूल में, बड़े स्कूल में जाने का ये फायदा तो होता है, लेकिन ये भी पक्की बात है वो लोग भी वही पढ़ाते हैं जो ये छोटे स्कूल जिनको आप गैर मान्यता प्राप्त करें वो पढ़ाते हैं। और मैं बता देता हूँ, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, बड़े बड़े स्कूल रखते हैं, नामी गिरामी स्कूल रखते हैं, और वो स्कॉलरशिप टेस्ट देने जाते हैं, वो गैर मान्यता प्राप्त वाले के स्कॉलरशिप टेस्ट में क्यों लेते हैं? वहां ले लेते हैं, और जैसे ही वो बच्चा टॉप करता है, बोलो जी आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, आ जाओ 1 साल के लिए, तो दे देते, अगले साल नहीं देते। मैं उनको समझाता हूँ कि जब गैर मान्यता प्राप्त में पढ़ करके वो बच्चा मान्यता प्राप्त वाले को टॉप कर रहा है, तो उसकी एजुकेशन में कहाँ कमी है? एजुकेशन में तो कमी नहीं है ना। उसका बच्चा यूपीएससी क्रैक कर रहा है तो उसकी एजुकेशन में कमी नहीं है। उसका बच्चा एनडीए क्रैक करता है, उसकी एजुकेशन में तो कमी नहीं है ना। उसका बच्चा अच्छी पोस्टों पे जाता है, उसकी एजुकेशन में तो कमी नहीं है ना। कमी किसमें है? उस ग्राउंड में, जो ग्राउंड उसको नहीं दे पा रहा, जिसको 4 एकड़ का ग्राउंड देना चाहिए था वो नहीं दे पा रहा। जिस ऑफिस में 100-200 गज के ऑफिस में जिस प्रिंसिपल को जहां बैठना चाहिए था, वो प्रिंसिपल बेचारा 50 गज के 10 बाई 10 के रूम में बैठा है। तो सर कहीं ना उस 200 गज में प्रिंसिपल के बैठने का क्या फायदा क्या स्टूडेंट को होता है, मुझे बताएं? नहीं होता। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि सरकार इस पे विफल है कि वो ऐसी सुविधाएं नहीं दे पा रही है लोगों को। प्राइवेट स्कूल खुलने का मतलब ही ये था कि सरकार शिक्षा देने में विफल है। तभी सरकार ने शुरुआती दौर में कहा था कि आप आए और ये हम मान्यता भी दे रहे हैं, आप मान्यता लो, स्कूल चलाओ। फिर क्या हुआ कि मान्यता वहां से लेके आनी पड़ेगी, फिर पहले घर आके देते थे, फिर लेके आनी पड़ती थी। अब कह रहे देंगे नहीं, अब जिनको दे रखे उनके भी बंद कर देंगे। नियम तो ये भी है, जिन स्कूलों की मान्यता हो गई है उन स्कूलों को 10 साल में रीचेक होना चाहिए। कितनी बार किया सरकार ने, बताए? कितनी बार किया है? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि क्या है, बड़े स्कूलों का प्रेशर रहता है, छोटे स्कूलों में कभी एकता दिखाई भी नहीं दी, कभी सुनाई भी नहीं दी, कभी उनको प्रेशर भी नहीं आया। वो भी सिर्फ इतना काम करते हैं कि जैसे ही बच्चा मुख्य धारा में शामिल होता है उसे नजदीक के किसी सरकारी स्कूल में एडमिट करवा देते हैं। भाई अब हमारे बस की नहीं है आपको पढ़ाना, क्योंकि आप मुख्य धारा में शामिल हो गए, बड़े हो गए, आप वहां जा सकते हैं। इन स्कूलों का ये काम, ये ब्रिज स्कूल की तरह काम कर रहे हैं। और ये स्कूल वाले नहीं चला रहे, आरएसएस चलाती है अपना एकल स्कूल। और नागालैंड में, उधर मेघालय में, यहाँ एकल स्कूल चलते हैं, सब जगह चलते हैं। तो यहाँ चलने में क्या दिक्कत आ रही है भाई? सर एक सवाल ये रहेगा कि अभी आप कुछ दिन पहले डीसी साहब के पास ज्ञापन देने गए थे। बिल्कुल। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर ज्ञापन देने पहुंचे और लोगों ने वहां अपनी गुहार लगाई। तो क्या डीसी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, क्या वो इन लोगों की बात सुन रहे हैं या बिल्कुल नजरअंदाज? डीसी साहब के पास हम ज्ञापन देने गए थे, मुख्यमंत्री के नाम, शिक्षा मंत्री के नाम। हालांकि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से भी हमारे टीम जो है मिल चुकी है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि नहीं, ऐसा नहीं, तालाबंदी तो नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं गैप है, उनको समझने में गैप है। जब भी हम उनसे अपनी बात करने जाते हैं वो किसी और की बात समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग 20 साल से समय मांग रहे हो। जब हमने इस पर रिसर्च किया कि 20 साल से समय कौन मांग रहा है, तो 20 साल से कुछ ऐसे स्कूल थे, ऐसे ही छोटे स्कूल थे, जो बार बार समय मांगते रहे, जी इतना कर लिया और थोड़ा सा दे। उनमें भी 1300, 1400, 1500 स्कूल थे उस टाइम पे। अब मेरे ख्याल से 200-250 रहे, 200-250 में से भी अब निकल गए, 150 रह गए। तो ऐसे ही वो चीजें अपनी पूरी कर रहे धीरे धीरे, और धीरे धीरे ही वो मान्यता भी ले रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, जिसको 20 साल चलते हुए हो गए, अब उसको अब तक दिक्कत नहीं थी उसको, अब उसमें क्या दिक्कत आ गई? अब वो बच्चे का मानसिक जो है ना, वो जगह ज्यादा लेने लगा, वो उसमें बैठ नहीं सकता, वो उसकी सीटिंग में फिट नहीं आ रहा, क्या ऐसा कुछ है? नहीं। तो ऐसे उन चीजों पर ले जाते हैं। और ये भी बात सही है कि कुछ लोगों ने इसका गलत नाजायज फायदा उठाया है। मैं ये भी कहूँगा ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा वो देना जरूरी है। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि वो गलत काम नहीं कर रहे, शिक्षा दे रहे, इस देश को आगे बढ़ाने में उनका अहम योगदान है। इस देश से अगर पॉवर्टी को खत्म करना है तो ये लोग जरूरी हैं। अगर इस देश को विश्व गुरु बनाना है तो ऐसे लोगों की जरूरत है, जो ऐसे ब्रिज स्कूलों का काम करते हों, जो गरीब के बच्चे को पढ़ाते हो। अगर ये बच्चे 6 किलोमीटर जाएंगे नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि माँ बाप छोड़ के नहीं आएगा, बच्चे का किसका मन करता है पढ़ने का? और बड़े स्कूलों में उनका एडमिशन नहीं हो सकता, वो कराएंगे नहीं, क्योंकि कर भी दिया तो पैसे कहाँ से लाएंगे?
मुश्किल से थोड़े, हम 500-700 रुपए लेकर के पढ़ाने वाले लोग हैं। ये जितने भी आप जिनको आज गैर मान्यता प्राप्त कहा जा रहा, ये ही उस विश्व गुरु बनाने में मदद कर रहे हैं। तो सर अब क्या गुहार जो है वो आप सरकार से लगाएंगे, क्योंकि अब सरकार एक्शन मोड में है और कभी भी स्कूलों के खिलाफ जो है, ऐसे स्कूलों के खिलाफ एक्शन हो सकता है। मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से और जितने भी हमारे अग्रणी हैं, सभी से एक ही गुहार लगाना चाहता हूं इन सभी स्कूलों की तरफ से कि भाई साहब, मुख्यमंत्री जी आप काइंड हार्टेड है, शिक्षा मंत्री जी आप भी काइंड हार्टेड है, सुलझे हुए इंसान हैं, आप समझते हैं कि इन चीज़ों को कैसे डील करना चाहिए, और ये देश के विकास में, प्रदेश के विकास में बड़ा योगदान देने वाला एक समूह है। इस समूह को बचा लीजिए। इस समूह को बचाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई नया नियम लागू नहीं करना है, कोई पुराना नियम नहीं हटाना है, बस उस नियम में थोड़ी सी ढील देनी है, खास तौर पर जमीन के नियम को लेकर के देनी है, और सारी चीजें ये स्कूल पूरा करते हैं, लगभग सभी पूरा करते हैं। अच्छे शिक्षक इनके पास हैं, अच्छे फैसिलिटीज इनके पास हैं, अच्छी बिल्डिंगें भी इनके पास हैं, सब चीज इनके पास उपलब्ध है। सिर्फ और सिर्फ अगर नहीं है तो वो जमीन का क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया ये आपके अनुसार या सरकार के नियमों के अनुसार पूरा नहीं कर सकते। तो इन स्कूलों को किसी भी रूप में, किसी भी तरह से देख करके अपने जो डायरेक्टर्स हैं, अपनी जो आईएएस लॉबी है, उनको बिठाइए, उनसे पूछिए कि इन स्कूलों को किस तरह से बचाया जा सकता है, और उनके बचने का रास्ता निकाल करके ये स्कूल ही नहीं, इस प्रदेश की जो जनता, गरीब जो जनता है, जिसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, ये सब आपको दुआएं देंगे और सदा दुआएं देते रहेंगे। सर एक सवाल ये भी रहेगा, जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में 500 रुपये फीस सरकार ले रही है, साथ ही कुछ ऐसी योजनाएं भी सरकार ने निकाली है जहां पर कई बच्चे जो हैं जिनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो उनको सामने से सरकार फीस देती है। इस पर आपकी क्या राय है और क्या कुछ है इस पर? देखिए, ये एक विरोधाभास वाली बात है कि सरकार के पीएम श्री या मॉडल संस्कृति स्कूलों में जब बच्चा पढ़ने जाता है तो उससे एक फीस ली जाती है ना, और वही बच्चा अगर किसी प्राइवेट स्कूल में 134A के तहत या आजकल चिराग योजना जब चल रही है उसके तहत पढ़ता है तो उसको फीस वापस दी जाती है। ये दोनों विरोधाभास वाली बात है कि ये कैसे, जब सरकार का अपना स्कूल है उसमें तो आप फ्री पढ़ा नहीं रहे हो, उसमें तो पढ़ने के आप पैसे मांग रहे हो, पैसे ले भी रहे हो, वो जरूरी नहीं कितना लिया कितना नहीं लिया, लेकिन ले रहे हो। और जब प्राइवेट स्कूलों में आप पढ़ा रहे हो तो आप पैसा दे रहे हो। तो मतलब क्या सरकार करना क्या चाहती है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। या तो सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देना चाहती है तो सरकारी स्कूलों में फ्री करो, और प्राइवेट में जाएगा तो पैसा लगेगा। और आप सरकारी स्कूल में पढ़ाने के पैसे ले रहे हो और प्राइवेट में जो पढ़ता है उसको दे रहे हो, ये समस्या थोड़ी उल्ट, एक दूसरे का विरोधाभास है। तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए, पता नहीं किसने स्कीम बनाई है, अपनी समझ से बाहर है। जी सर, एक आखिरी सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से आजकल एआई लैब के लिए सरकार ने जो है वो ज़्यादा जोर एआई पे दिया जा रहा है, और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो एआई का इस्तेमाल भी काफ़ी हो रहा है और बच्चे भी इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने लगे। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या स्कूलों में इन चीज़ों के लिए सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए, और अगर होती है तो क्या कुछ आगे विकास होगा? देखिए, यकीनन जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है और एआई उसका एडवांस वर्जन है, और हमें अगर देश को आगे लेके जाना है टेक्नोलॉजी में, हमें आपको या तकनीकी क्षेत्र में, तो अपने को सीधा सीधा एआई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि स्कूलों में वो इस्तेमाल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्या उसके लिए ट्रेंड टीचर उपलब्ध हैं कि नहीं है, क्या अगर हम सिर्फ सिस्टम उपलब्ध करा दें और उसके बाद ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास ट्रेनर ही ना हो या सरकार के पास ट्रेनर ही ना हो, तो उसका कोई बड़ा फायदा नहीं है। वो एक शो पीस बन के रह जाएगी कि हाँ एक कमरा है एआई वाला और उस पर ताला लगा हुआ है ना। तो जब तक कि सरकार के पास ट्रेनर नहीं है, मैं तो कहता हूँ ऐसे इंस्टीट्यूट खोले जाने चाहिए जहाँ पर एआई की ट्रेनिंग दी जाए। पहले आप ट्रेनर तैयार कीजिए, उसके बाद आप इन सब चीज़ों पर फोकस भी कीजिए। हालांकि हो सकता है साइमल्टेनियसली ऐसा चल रहा हो, लेकिन मेरी नज़र में नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है कि ट्रेनर भी तैयार करे जा रहे हैं। हाँ, इस पर जरूर फोकस है कि भाई एआई की जो लैब है वो सभी स्कूलों में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सर अब आपकी इस पे क्या राय है, जिस तरीके से गैर मान्यता प्राप्त स्कूल में एडमिशन चल रहे हैं, क्योंकि अभी एडमिशन का दौर जारी था, और उसको देखते हुए आप क्या सोचते हैं कि एडमिशन जो है वो चलते रहें या फिर कहीं ना कहीं अभी उस पर आप लोगों को रुकना चाहिए? देखिए, एडमिशन का दौर तो जा चुका है। एडमिशन होता है 1 अप्रैल के आसपास, 10 अप्रैल तक मैक्सिमम हो जाते हैं।
तो एडमिशन का दौर लगभग जा चुका है। अब वो जमाना नहीं रहा कि बच्चे दो दो चार चार महीने पहले घूम के आ जाते थे और फिर आकर के एडमिशन कराते थे। पढ़ाई के प्रति हर एक व्यक्ति, हर एक पेरेंट्स जो है सचेत है, और वो जिस दिन रिजल्ट आता अगले ही दिन बच्चे को अपने पेरेंट्स जो है स्कूल में भेज देता। तो एडमिशन तो हो चुके हैं। अब कोई एक इक्का दुक्का बचा है तो उसका उसका कोई बहुत बड़ा वो नगण्य है, गिनती में नहीं आ रहा। वो बच गया होगा, वो भी लेगा कहीं ना कहीं एडमिशन। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर चल रहा है तो वो बिना मान्यता वाले में नहीं लेगा, और नहीं तो वो किसी हो सकता है किसी बिना मान्यता वाले में भी ले, हो सकता है वो सरकारी में चला जाए, हो सकता है किसी हमारे मान्यता प्राप्त साथी के पास जाए। लेकिन एडमिशन्स का दौर लगभग खत्म हो चुका है, एडमिशन्स हो चुके हैं। ये कार्रवाई भी सरकार ने एडमिशन्स होने के बाद करी है। अब वो कार्रवाई को वापस करें या ये स्कूल बंद हो जाए, इन बच्चों को कहीं और शिफ्ट करें, ये बड़ा मुश्किल सा काम हो गया है। और स्कूल वालों के लिए भी अब ये जीने मरने की बात हो गई है। रोजगार बंद करते हैं तो जो इतने सालों से उन्होंने मेहनत कर रखी वो खराब हो जाती है, बच्चे खराब हो जाते हैं, उनको रोजगार मिलने की उम्मीद कम है। क्योंकि हजारों स्कूल हैं और उन हजारों स्कूलों में कम से कम 10 पेरेंट्स 10 जो है व्यक्ति तो काम कर ही रहे हैं, चाहे वो टीचिंग स्टाफ है चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है। कम से कम 10-12-15 हर एक स्कूल के अंदर रोजगार दिया हुआ है। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि जब रोजगार आप दे नहीं सकते तो छीनने का अधिकार किसने दिया? तो छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। और एडमिशन्स लगभग पूरे हो चुके हैं, जहां होना था हो गए। हालांकि एडमिशनों में कमी आई है सारे स्कूलों के अंदर, लेकिन एडमिशन हो चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, साथ ही बताने के लिए कि किस तरीके से अब जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं वो गुहार सरकार से लगा रहे हैं, और ये देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार उनकी गुहार सुनती है या उन पर कुछ एक्शन लिया जाता है। ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें पत्रिका संवाद।